नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट में। आज होगी बात वंदे मातरम की, जिस पर सियासत जबरदस्त तरीके से गर्मा चुकी है। लेकिन उससे पहले आज के पॉलिटिकल पंच देखिए। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया, और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। जब हम वंदे मातरम की 1.5 शताब्दी की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं, तब यह सच स्वीकार करना पड़ेगा कि वंदे मातरम के साथ जो न्याय होना चाहिए था वह न्याय नहीं हुआ। क्या है, हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। वंदे मातरम याद कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने इतना महान गीत हमें दिया है। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है, उनको वो ऊन करना चाहते हैं। कुछ लोग वंदे मातरम को थोपने पर लगे हुए हैं, जबकि देश का संविधान आर्टिकल 19 में ये कहता है कि हर आदमी को इजहार राय की आज़ादी है, यानी वो जो बोलना चाहे, जो ना बोलना चाहे, उसको ये संवैधानिक आज़ादी है। उस पर कोई चीज उसकी मर्जी के खिलाफ, उसकी आस्था के खिलाफ थोपी नहीं जा सकती। तो वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस को तीखे तौर पर निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि न सिर्फ आजादी के प्रतीक के साथ अन्याय किया गया, बल्कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए थे। उधर कांग्रेस से पलटवार करते हुए इसे बंगाल चुनाव के लिए मुद्दा गर्म करने की कोशिश बताया तो अखिलेश यादव ने दरारवादी वाला तंज कसा। पूरी चर्चा से गरमाए माहौल के बीच सवाल ये कि बंगाल में चुनाव, इसीलिए वंदे मातरम पर तनाव। वंदे मातरम किस लिए, सियासत गर्मा गर्म। इसी पर आज की महाबहस और डिबेट में जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। अनिला सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। रवि प्रताप सिंह जी हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे बीच में। थोड़ी देर में प्रियंका अत्री जी, प्रवक्ता आरएलडी, हमारे साथ होंगी। रमेश ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ेंगे। और लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। बंगाल में चुनाव, इसीलिए वंदे मातरम पर तनाव। जो बात संसद के अंदर प्रियंका गांधी ने कही कि भाई पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहा है, और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि दूसरों की अच्छी चीजों को जो है वो ओन करना चाहते हैं क्योंकि खुद के पास कुछ अच्छा नहीं है। दरारवादी क्या राष्ट्र को जोड़ेंगे? राष्ट्रगीत पर बहस, मोदी के निशाने पर नेहरू। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जो है वो आरोप लगाया कि मुस्लिम लीग के सामने कांग्रेस ने घुटने टेक दिए थे और वंदे मातरम के लिए कुछ नहीं किया गया। इमरजेंसी के दौरान इसके 100 साल पूरे हुए थे, तब भी कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर कांग्रेस ने या विपक्षी दलों ने कभी कदर नहीं की। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अनिला जी, यही सवाल आपसे। बंगाल में चुनाव है, इसीलिए वंदे मातरम पर चर्चा, यह आरोप विपक्ष ने आज लगाया है। अनिला सिंह जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। अशोक यादव जी हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक यादव जी, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के अंदर जो बातें रखी उसमें उन्होंने कहा, एक तो पंडित नेहरू को उन्होंने निशाने पर लिया, दूसरा उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेके, कुछ नहीं किया ना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिए, ना बांग्ला के लिए, ना वंदे मातरम के लिए। 100 साल पूरे हुए तो इमरजेंसी का दौर था, और जिस तरीके से हाशिए पर धकेला गया चीजों को, उसे लेकर आज 150 साल जो है वो वंदे मातरम के पूरे हुए हैं। सरकार इस पर चर्चा कर रही 10 घंटे की।
आस्था जी, वंदे मातरम वह गीत है जिसको 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया। वंदे मातरम वह गीत है जिसको 7 नवंबर 1975 में बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित किया गया। वंदे मातरम वह गीत है जिसको 1882 में आनंद मठ में प्रकाशित किया गया। और वंदे मातरम वह गीत है जिसको 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकृत किया गया। और वंदे मातरम वह गीत है जिससे आजादी के आंदोलन में हमारे राष्ट्र को अंग्रेजों के खिलाफ एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया और भावनात्मक रूप से पूरा देश एक सूत्र में वंदे मातरम के माध्यम से पिरो करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। वंदे मातरम तो एकता का प्रतीक है। और भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी, जो हमारे राष्ट्रीय जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी तो अलगाववादी पार्टी है। ये एकता वंदे मातरम एक गीत ही नहीं है। वंदे मातरम को मतलब एक साथ करने की जरूरत है। अब भाजपा सिर्फ वंदे मातरम की बात कर रही है। जब जरूरत थी आस्था जी, जब मौका था आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों से लोहा लेने का, तब तो लोग मुखबिरी कर रहे थे। आज चले फर्जी राष्ट्रभक्त बनने। मोदी जी कह रहे हैं मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग का इतिहास आप गूगल करेंगी, 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो मुस्लिम लीग जो कि जिन्ना की पार्टी थी, उसी के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी पार्टी हिंदू महासभा थी, मिलकर के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में सरकार बना रही थी, सिंध में सरकार बना रही थी। चलिए, ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, फिलहाल बीजेपी की प्रवक्ता हमारे बीच में नहीं है, उम्मीद है वो जल्द से जल्द पैच हो जाए। प्रियंका अत्री जी हमारे साथ हैं, आरएलडी की प्रवक्ता, और अब गठबंधन में भी हैं सरकार के साथ। आज संसद में 10 घंटे की चर्चा चली है इस पर। जी मैम, नमस्कार मैम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय लोक दल के जिसने स्थापना की, भारत रत्न परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी, जिनके दिल में भारत की संस्कृति बसती थी, उन्होंने कभी भी सदन में, संसद में खड़े होकर राष्ट्रीय प्रतीक वंदे मातरम जैसे मुद्दों को लेकर उन्होंने कभी संसद का ध्यान नहीं भटकाया। उन्होंने हमेशा ही गरीब, किसान, समेरा, महिला, युवा वर्ग की हमेशा मुद्दों को उठाकर उन्होंने राजनीति की, इस तरीके की बात करके, क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक उनके दिल में बसते थे और वो बेहद ही सम्मान करते थे। इस तरीके से, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जयंत चौधरी जी ने पार्टी के साथ गठबंधन में है, कांग्रेस के साथ भी रहे, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी, राष्ट्रीय लोक दल के स्थापना करता जो परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को जिस तरीके से भारत रत्न का सम्मान देकर भारतीय जनता पार्टी ने एक महान कार्य किया है, ये कभी ना ही कांग्रेस पार्टी कर पाई और ना ही अन्य दलों ने इसको सम्मान दिया। तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नेताओं ने कभी भी संसद का ध्यान नहीं भटकाया इस तरीके के मुद्दों, क्योंकि वो हमेशा भारत माँ की जय या वंदे मातरम को लेकर हमेशा ही बड़े सम्मान से वो इन चीजों को लेते थे। उन्होंने जमीनी स्तर के मुद्दों को हमेशा उठाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जिनके पिताजी के दिल में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के स्थापनाकर्ता बसते थे चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने मंच पर अपने पिताजी का जिस तरीके से अपमान किया, वो भूल गए उस संस्कार को, जिस संस्कार को राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने उन्हें दिया था। वो संसद में खड़े होकर इस तरीके की बातें करके तो ध्यान भटकाने का कार्य करते हैं। जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, तो जो जनता के मुख्य मुद्दे हैं उनको वहां उठाएं, ना कि इस तरीके के राष्ट्रीय प्रतीक और सम्मानजनक चीजों को लेकर वो संसद में खड़े होकर जो बातें हैं, असल मुद्दों पर नहीं करते। इस तरीके की चीजों पर समय गंवाना, ये देश मतलब आप ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम पर जो चर्चा है वो समय गंवाना है, ये आरएलडी का स्टैंड है? देखिए, ये आरएलडी का ऑफिशियल स्टैंड है? नहीं, जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर वो कोई निर्णय लेते हैं, किसी भी मुद्दे पर कोई भी कार्य करते हैं, तो वो देश हित में ही होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जयंत चौधरी जी उस चीज का सम्मान करते हैं, बेहद सम्मान करते हैं, क्योंकि कांग्रेस इतने वर्षों तक सत्ता में रही। ठीक है, चलिए, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे बीच में रवि प्रताप सिंह जी। रवि प्रताप जी, गरीब किसान, वंदे मातरम पर चर्चा हुई, जिसे लेकर प्रधानमंत्री ने खास तौर पर कांग्रेस को घेरा है और कहा है मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए थे, और आप लोग कह रहे हैं कि ये संसद का या सदन को भटकाने के लिए ये मुद्दा चल रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव है। नहीं आस्था जी, देखिए, इसमें दो मुद्दे प्रमुख रूप से आज रहे कि आज प्रधानमंत्री जी का जितना भी संबोधन था वो एकात्म केंद्रित था, केवल नेहरू जी की आसपास। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब 1896-97 में अपने 12वें अधिवेशन में हमने पहले गाया, 1905 में जब बीका जी कामा ने जाकर के बर्लिन में वंदे मातरम किया, तो अभी अवयस्क थे नेहरू जी, केवल 16 साल के थे, 89 में उनका डेट ऑफ बर्थ है।
हमने जब 37 में देखिए 11 से हमने 5 से ही कांग्रेस ने स्थापित कर दिया कि हमारे सारे अधिवेशनों में पहले गाया जाएगा, राष्ट्रगान बाद में गाया जाता है। 1937 में जब अंग्रेज सफल हो गए हमारे यहाँ देश की आजादी की लड़ाई की धार को कुंद करने में, तो उस समय जिन्ना एक तरफ वंदे मातरम कहा जाता है, दूसरे बार अल्लाह अकबर कहते थे। तो उस समय जो कमेटी बनी थी उसमें आचार्य नरेंद्र देव थे, मौलाना आजाद थे, सुभाष बाबू थे, रविंद्रनाथ ठाकुर थे। तो उसमें यह हुआ कि देश को इस आजादी की लड़ाई में एक सूत्र में बांधे रखने के लिए 2 स्टैंजा जरूरी है। मुस्लिम धर्म मान लीजिए अपने खुदा के बाद किसी की इबादत नहीं करता तो ये उनका प्रश्न है, इस पे हम प्रश्न नहीं उठाते। लेकिन ये बताइए कि जब उसी संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को पास किया जा रहा था, तो क्या संविधान सभा पे भी विश्वास नहीं है? गांधी ने अपनी स्वीकृति दी, क्या गांधी पे विश्वास नहीं है? पटेल ने अपनी स्वीकृति दी, क्या पटेल पे विश्वास नहीं है? यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय मंत्री भी थे, उन्होंने लिखित रूप से स्वीकृति दी कि अपनाया जाए, उन पे भी विश्वास नहीं है। जो सावरकर जी 66 तक जिंदा रहे, आजादी के बाद इन्होंने क्या किया, आजादी से पहले कितने लोग इसको गाते रहे, और उसके बाद अभी जाकर के इनको याद आया कि नेहरू जी कर दिए। अरे भाई, नेहरू जी पुरानी बातों को आप भूत पे लाठी पीट करके वर्तमान से ध्यान नहीं भटका सकते। अब चूंकि हमारे बीच में रमेश ठाकुर जी वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी एक टिप्पणी ली जाए। रमेश ठाकुर जी बताइए, क्या वंदे मातरम पर संसद के अंदर चर्चा बिल्कुल जाया है, समय खराब करने वाली बात है, क्या इसका कोई औचित्य नहीं? नहीं, देखिए, विपक्ष तो इसी बात को कह रहा है कि उन्होंने गलत तरीके से मुद्दे को उठाया, जबकि इनके जगह जो इंडिगो का इतना बड़ा क्राइसिस हो रहा है, और भी सारे बेरोजगारी के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं। ऐसे में अगर 10-10 घंटे उनको दे दिए जाएं, 10 घंटे भी मत दो, कम से कम 5 ही घंटे दे दो, कम से कम गनीमत तो ये है। और पूरा देश भी चाहता है कि ऐसे मुद्दों पे बहस होनी चाहिए और आपस में कोई ना कोई मंथन करके चीजें निकलनी चाहिए। अब बात आ जाती है यहाँ पे, देखो, धार्मिक मुद्दा हो या बड़ा सेंटीमेंट कोई मुद्दा हो, तो उस पे आस्था जी होता क्या ना, कोई बोल नहीं पाता, चुप हो जाता है। एक अंश इसमें बताया गया है जो शुरुआत में जब मैंने भी सुना तो उसको बड़ा मुझे अटपटा सा लग रहा है। शायद इतिहासकार ने गलत लिखा है या हम लोगों ने गलत सुना है, क्योंकि उसके बाद जब मैं देख रहा था, जितना मैंने समझा, लिखा, पढ़ा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के अध्यक्षता में जो एक कमेटी जब बनी थी, तो उसमें 3 लोग थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मौलाना आजाद साहब थे, नरेंद्र देव थे। तो इनकी अध्यक्षता में जब ये चीजें हुई हैं, तो ये विवादित जो शब्द कहा गया या जो भी हटाया गया था, तो इनकी अगुवाई में गया था। नेहरू जी का कोई उसमें कोई लेना देना किसी तरीके का था नहीं है। हालांकि उस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये आवाज उठी थी कि नहीं, जो शब्द लिखे गए हैं वो एज इट इज वैसे ही रहने चाहिए। हालांकि इस तरह की बातों को पीछे कर दिया गया, लेकिन विवाद क्या है इसमें? विवाद का मेरे समझ में नहीं आ रहा। 150 साल के बाद विवाद उठ रहा है। ठीक है, चलिए, अनिला जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, उन्हीं के पास लिए चलते हैं। अनिला जी, अभी तक की जो चर्चा हुई उसमें सवाल खड़े किए गए। कोई कह रहा है कि ये तो सदन का समय खराब करने वाली बात है, कोई पूछ रहा है इसमें आखिर विवाद क्यों है, किसी ने आरोप लगाया पश्चिम बंगाल में चुनाव है इसलिए आप ऐसे कर रहे हैं। मेरी सभी को राम राम, और मैं क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा विलंब से ज्वाइन कर पाई हूँ डिबेट को। देखिए, ऐसा है कि जिनको राष्ट्र से प्रेम नहीं है, जिनको राष्ट्रगीत से प्रेम नहीं है, जिनको राष्ट्रगान से प्रेम नहीं है, जिनको भारत की धरा से प्रेम नहीं है, जिनको भारतीयता से प्रेम नहीं है, उनको भारत से कैसे प्रेम हो सकता है? और जब जब वंदे मातरम का विषय आएगा उनको लगेगा समय खराब करना है भाई। जब जब सनातन का विषय आएगा समय खराब करना है भाई। जब जब भारतीय नागरिक के उत्थान का विषय आएगा समय खराब करना है भाई। हम कुछ भी बात करेंगे, इनको समय खराब करना है। अगर हर चीज को चुनाव से जोड़ना है तो आप कर लो ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन। मोदी जी तो कहते हैं क्यों हर साल चुनाव हो, एक साथ सारे चुनाव हो जाए। उसके लिए भी ये लोग खुश नहीं होते हैं, राजी नहीं होते हैं, तैयार नहीं होते हैं। और अगर मैं कहती हूँ वंदे मातरम का विषय पर चर्चा हो रही है संसद में, तो होनी चाहिए ना। जबकि कांग्रेस पार्टी ने ही 1896 में जब इनकी वर्किंग कमेटी थी, फर्स्ट टाइम जो इसको गाया था, वंदे मातरम को गाया था, और इसने एक अहम भूमिका निभाई भी थी। एक एक्टिविज्म में राष्ट्र की स्वतंत्रता का जो संग्राम चल रहा था उसमें एक अहम भूमिका निभाई थी। पर जब इसको राष्ट्रगीत बनाया गया तो ऐसा क्यों हुआ कि पहले 2 पैरा थे, केवल उसी को अडॉप्ट किया गया, बाकी पूरे को नहीं किया गया। हम मौलाना अबुल कलाम ने ऐसा क्या समझा दिया नेहरू जी को कि केवल 2 ही पैरा जो हैं वो अडॉप्ट किए गए? ठीक है, रवि प्रताप जी। हाँ, मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं
कि जब ये संविधान सभा में 1924 जनवरी 1950 को स्वीकार किया जा रहा था, उससे पहले 48 में नेहरू जी ने जो चिट्ठी लिखा था, तो क्या उसका समर्थन प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था कि नहीं किया था? और अकेले आप लकीर खींच रहे हैं कि नेहरू जी माने क्या संविधान सभा के अध्यक्ष थे नेहरू जी? आप मैं बताना चाह अब आप बताइए। वो तो राजेंद्र बाबू थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के आपके बाबा साहब अम्बेडकर थे, और तमाम बैठकें हुई। 2 महीना 11 दिन 2 साल 11 दिन 18 महीना बैठने के बाद 2 दिन पहले जब ये किया गया, नेहरू कहां से इसमें आ गए? आप ये बताइए कि आपके जो पुरखे थे, आपके जो प्रीडिसेसर थे, कितनों ने कब गाया वंदे मातरम, कब लाठियां खाई वंदे मातरम के लिए? देश को जब आपकी जरूरत थी आजाद कराने की, कितने लोग आजादी में भाग लिए? आजादी के बाद जब 66 तक सावरकर जी जिंदा रहे, वंदे मातरम के लिए क्या किया उन्होंने? आपकी सरकार में वाजपेयी जी, आप ये बताइए कि जब वाजपेयी जी थे 57 में, कितनी बार उन्होंने इसका प्रयास किया? ठीक है अनिला जी, आज आपके उसके बाद मैं अशोक जी का रुख करूंगी। अनिला जी जवाब दीजिए। ऐसा है कि काला पानी की सजा किसने काटी दुनिया जानती है, और एक रॉयल तरीके से जेल में रहना, वंदे मातरम पर रही है ना, स्टाइल को, अपनी वंदे मातरम पर रही है, जीना, अपनी किताबें लिखना, अपनी बेटियों को खत पत्र लिखना, ये कौन कर रहा था ये भी दुनिया जानती है। ठीक है, जिसने काले पानी की सजाएं भोगी हैं, आप उसको तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आंक रहे हैं। पर मैं फिर भी कहती हूं कि स्वतंत्रता के संग्राम में जिसने जिस प्रकार से भी आहुति दी, हम उसको सलाम करते हैं। बात यहां मैं 1950 की कर रही हूं। ठीक है, क्यों ही 2 पैराग्राफ अडॉप्ट किए गए? क्यों इस भारत को भारत नहीं रहने दिया? रवि जी, उसके बाद अशोक जी। भारत दैट इज इंडिया, इंडिया कभी भारत नहीं हो सकता है। आस्था जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि राष्ट्रगान में भी शुरू के ही पद हैं, पूरे पद नहीं है। आप बता दीजिए इनको। पहली बात, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हमेशा छोटा हुआ करते हैं, और बड़ी सोच समझ के बाद उन लोगों ने किया था। आपके लोगों को विरोध करना चाहिए था, विरोध तो आपने किया नहीं। आज चूंकि बिहार में, बंगाल में चुनाव है, और इसमें जानती है बंगाल के व्यक्ति ने लिखा, और बाद के जो पद हटे हैं वो दुर्गा और सरस्वती से। दुर्गा वहां की आराध्य देवी है। हिंदुओं के ध्रुवीकरण के लिए आपको सब कुछ नजर आ रहा है। आपको तो अपना इतिहास कुछ है नहीं, तो कांग्रेस की इतिहास के लिए लोगों को एक गलत नैरेटिव बताएंगी। अच्छा, ठीक है, एक सेकंड रवि जी, मैं समाजवादी पार्टी का रुख करती हूँ। हाँ, अशोक यादव जी, अखिलेश यादव का यह कहना है कि भाई दरारवादी लोग राष्ट्रवादी सोच को क्या आगे बढ़ाएंगे, वो लोगों को क्या जोड़ेंगे, वो तोड़ने का काम करते हैं। जबकि आज सदन में जो प्रधानमंत्री ने कहा, उसमें उन्होंने खासतौर पर विपक्ष को निशाने पर लिया। फिर उन्होंने याद दिलाया कि सबसे ज्यादा सरकार किसने चलाई है, और आजादी से पहले क्या जो मूवमेंट था, आजादी और उसके बाद आखिर क्या क्या हुआ, किन किन चीजों की, किन किन महापुरुषों की और किन बातों की अनदेखी हुई। देखिए आस्था जी, यहाँ तो क्लियर है और इतिहास में भी लिखा हुआ है कि वंदे मातरम को जो स्टेंजा आज हम लोग गा रहे हैं, वो स्टेंजा कोई एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने स्वीकार नहीं किया था, वो पूरी कमेटी ने स्वीकार किया था। उसमें मुखर्जी जी भी थे, पटेल जी भी थे, नेहरू जी भी थे, सभी लोगों ने स्वीकार किया। विवाद इसमें क्यों है? विवाद इसलिए है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रवादी पार्टी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी पार्टी है। ये हर तरह के मुद्दों में विवाद पैदा करती है। ये विवाद पैदा करती है हिंदू मुसलमान के बीच, ये विवाद पैदा करती है अगड़े पिछड़े के बीच, विवाद पैदा करती है महापुरुषों के बीच, और अब इतिहास में विवाद जो पैदा शुरू कर दिए हैं। और देखिए ये विवाद क्यों पैदा करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन। लेकिन आज की चर्चा तो किसी विवाद को जन्म देने के लिए नहीं थी ना। वंदे मातरम है, हमारा राष्ट्रगीत है, बचपन से बच्चों को स्कूलों में सिखाया जाता है, गवाया जाता है, किसी तरह का भेद ये करता नहीं। हाँ, ना इसमें कोई किसी स्टैंजा या किसी बात में ऐसी कोई आपत्तिजनक बात है कि किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो। अभी रमेश जी ने बताया कि इस पे कोई विवाद है ही नहीं, 150 साल में कोई विवाद नहीं हुआ इधर, लेकिन विवाद पैदा किया जा रहा है। और विवाद पैदा कौन कर रहा है? राष्ट्रीय विवादी पार्टी, राष्ट्र विवादी पार्टी विवाद पैदा। अनिला जी, देखिए आस्था जी, आप इन लोगों की बात सुनिए। ये कहते हैं कि हम जो हैं भेदभाव करते हैं। अरे भेदभाव करने वाली तो कांग्रेस पार्टी थी, भेदभाव कर कर ही तो इस राष्ट्र के 2 टुकड़े करवा दिए थे। और उस वक्त जो है करीबन 4.25 करोड़ मुसलमान इस राष्ट्र में रहते थे, मेरे भारत में रहते थे। केवल 72 लाख गए, क्यों नहीं चले गए भाई? जब पूरा राष्ट्र इनको दे दिया गया था, सब कुछ था, वहां पे चले जाते। यहां पर रहे केवल इसलिए जिसे कि कांग्रेस और कांग्रेस के बाद समाजवादी, टीएमसी, आरजेडी वगैरह वगैरह जितनी ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, ये राजनीति कर सकें। जब एक राष्ट्र बन गया था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान,
तो हमारे को भी तो बनना चाहिए था। सनातनी इसी अकरंगी रिपब्लिक ऑफ विचारधारा भारत का विरोध हम था भी वंदे बन सकते मातरम। थे, पर और हमको कह रहे हैं कि हम भेदभाव करते हैं। हम कहते हैं राम मंदिर बनना चाहिए क्योंकि वहां पे रामलला का जन्म एक हुआ सेकंड था, रवि जी। और ये गोलियां चलवा देते हैं, ये गोलियां चलवा देते हैं कार सेवकों पे, और कहते हैं भाई हम तो बहुत बड़े सेक्युलर हैं, धर्मनिरपेक्ष ठीक है हैं, और हम रवि जी बारंबार कोई हिंदुओं सवाल को करना चाहते हैं? गोलियों हाँ, से रवि जी भूनेंगे। 10 सेकंड, उसके बाद अनिला जी उसका जवाब देंगी। हाँ आस्था जी 1923 में सावरकर जी ने अपनी किताब द हिंदुत्व में दूराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1937 में अहमदाबाद के अधिवेशन में द्विराष्ट्र का समर्थन किया। ये राष्ट्र को तोड़ना चाहते थे। और सुन लीजिए, उसके बाद आजादी के बाद वाजपेयी जी गए लाहौर, आडवाणी जी मजार पे गए, जिन्ना को सेकुलर कहा, जसवंत सिंह ने अपनी किताब में महिमा मंडन किया, और मोदी जी जाकर के बिरयानी खाए। कौन गया हमारे यहां से? आपको अपने इतिहास को जरा जानने की जरूरत है, और हमेशा इतिहास को तोड़ने मरोड़ने में मत रखिए। अच्छा, वंदे यही मातरम इतिहास पर किसी बोलिए। दिन आपको काल कलवित करेगा। हाँ अनिला जी। वंदे मातरम हमारे कड़कड़ में बसा है, हमारी तो आत्मा में बसा है। हम ठीक हर है। अधिवेशन में ठीक गाते है, हैं। सब तो ये कह रहे हैं राष्ट्र अनिला ध्वज जी को कोई अपनाए विवाद पावन- नहीं है, वंदे मातरम पर कोई राष्ट्र विवाद ध्वज नहीं है, तो अपनाए बताइए पावन हंगामा खालसा, क्यों है बरपा? जो अनिला जी मानते नहीं RSS वाले, आस्था जी, 25 में इसको अपना ठीक लेते है हैं। रवि जी अब जवाब सुन लीजिए, आपने जो सवाल उठा उसको जवाब सुन लीजिए। इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी के प्रवक्ता को मैं बोलूंगी कि लोहिया जी की जो पुस्तक है ना, विभाजन के गुनाहगार, उनको पढ़ लीजिए, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है किस प्रकार से आईएनसी और मुस्लिम लीग जो है, ये पूरी तरीके से मैं कहूंगी कि इन्हीं लोगों की वजह से, मुस्लिम लीग और कांग्रेस की वजह से इस देश के टुकड़े हुए। ये लोहिया साहब की पुस्तक आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा ज्ञान रखा करें, केवल बोलने से कुछ नहीं सिद्ध होता है। और दूसरी बात यह है, आप राष्ट्रगीत की बात कर लो, आप राष्ट्रगान की बात कर लो, आप भारतीय संस्कृति की बात कर लो, आप सनातन की बात कर लो, आपको बारंबार ये कहा जाएगा कि भाई ये तो सांप्रदायिक है। और मैं एक चीज बोल रही हूं, कान खोल के सुन ले कांग्रेस वाले भी और समाजवादी पार्टी वाले भी, या इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सारे के सारे हलाल हिंदू, सुन ले मेरी बात को। आप तो बारंबार ये विषय उठाएंगे, भाषा और आपको भाषा की लगता मर्यादा है संतुलित कि रखिए अनिला जी। भारत ये के लैंग्वेज ठीक विषय नहीं में है। बात करना, सनातन के विषय में ये बात भाषा की करना, मर्यादा संतुलित रखिए अपनी अपनी। भारतीयता के विषय में बात करना, अगर आपको लगता है राष्ट्रीय विवाद- कि ठीक है। सांप्रदायिक बातें हैं, तब राष्ट्रवाद- भी हम राष्ट्रवादी संवाद लेकिन करें। सब कह रहे हैं वंदे मातरम पर तो कोई विवाद ही नहीं है, किसी को कोई राष्ट्रवादी प्रॉब्लम पार्टी। थोड़ी है, ना किसी को गाने से आपत्ति है, ना उसके शब्द में कोई ऐसी बात आ रही है कि किसी को लगे ये हम नहीं गा सकते, हम नहीं बोलना चाहते, हम नहीं करना चाहते। इस पर तो कोई विवाद ही नहीं है, इस पर प्योर राजनीति का आरोप लग रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पर राजनीति दोनों पक्षों को सूट कर रही है? रवि प्रताप जी। मैडम, मैं बाकौल नीतीश कुमार जी बड़का झूठा पार्टी की प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि उसी मुस्लिम लीग के साथ आपने सरकार बनाया 3 प्रदेशों में, और उस समय आप तो गलबहियां कर रहे थे जब देश को आजादी की जरूरत थी। क्विट इंडिया मूवमेंट में आप कह रहे थे अभी आजादी नहीं चाहिए, और आज आप सबको जो है परिभाषा बता रही हैं। हम आपको ये चैलेंज कर रहे हैं कि इस देश में हम जातीय ध्रुवीकरण आपके करने से होने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे जो बन पड़ेगा, आजादी की लड़ाई हम हर सबने प्रयास मिलजुल कर करेंगे। लड़ी है, सबने मिलजुल कर बिल्कुल लड़ी है, आजादी की बिल्कुल लड़ाई। लड़ी है, लेकिन सावरकर जी ने नहीं लड़ी है। इनके लोग कितने नाखून कटाए मैं कह रहा हूं। अब ये जो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, इस तरह की राजनीति आपको करने नहीं देंगे। ये मुगालते में मत रहिएगा कि आप कर पाएंगी। ठीक है, देश की अशोक जनता यादव बड़ी जी, प्रबुद्ध जनता है। अशोक जी, देखिए, उसके आस्था बाद जी- रमेश ठाकुर जी। हाँ फिर अनिला आस्था जी। जी, राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि सरहदों पर तनाव है, पता करो कहीं चुनाव है। ये सारी गणित जो है चुनाव को लेकर के है पश्चिम बंगाल की। और जब जहां जहां चुनाव, जब जब चुनाव, तब तब तनाव। चुनाव मतलब भाजपाई तनाव। चुनाव जहां भी होगा भाजपा वहां तनाव पैदा करेगी। ये देश दुनिया को सबको पता हो गया है। अभी कल जो बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे लोग अपने स्लीपर सेल से, अब फिर वंदे मातरम पे विवाद कर रहे हैं। ये विवाद से नहीं कुछ मिलेगा आपको। बंगाल में आपकी दाल नहीं गलेगी। आप 10,000 रुपए बांट के बिहार में चुनाव जीत गए आप लोग, तो सोच रहे हैं हम बहुत बड़े सुरमा हो गए। ऐसा नहीं चलेगा बंगाल में। और जिस तरह का आपका इतिहास रहा बहन जी, वो इतिहास किसी से छुपा नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि जिस तरह का आपका स्याह इतिहास रहा अंग्रेजों की चाटुकारिता करने का, दलाली करने का, आपने कुछ नहीं किया उस समय। सावरकर जी ने कुछ भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए। काला पानी में तो वो बैठे थे। एक मिनट, आपने सवाल उठाया, वो जवाब तो बैठे हुए थे क्या? सवाल उठाया, वो जवाब चाचा नेहरू को मिली थी क्या? और दूसरी बात ये है साहब, लोकसभा चुनाव के बाद 6 जगह चुनाव हो चुके हैं, 6 में से 4 हम जीते हैं। ठीक है, 6 में से 4 हम जीते हैं। झारखंड में हमारी कुछ कमियां रही थी जिसकी वजह से हम वहां सरकार नहीं बना पाए।
नहीं तो वहां पर भी हमारी सरकार बनती। तो ये आपको आईना दिखाने के लिए है कि बातें जरा चुनाव जीती नहीं, चुनाव खरीदे गए हैं। केवल लाल टोपी और चुनाव खरीदे गए हैं, चुनाव जीते नहीं गए हैं, चुनाव खरीदे हैं आप लोग। अरे आप लोग चुनाव खरीदे हैं। एक सेकंड, उनका जवाब सुन लीजिए ना। अच्छा ठीक है, एक टिप्पणी रमेश ठाकुर जी। रमेश ठाकुर जी, ठीक है। अनिला जी, मैं क्लोजिंग रिमार्क आप ही को देना। अनिला जी, रमेश ठाकुर जी वाले नहीं है, क्योंकि आपके जो सांसद लोग देखिए, मुझे लगता है आस्था जी, पैनल में हम लोग 6 लोग बैठे हुए हैं। आजादी की लड़ाई मुझे लग रहा 6 के 6 जो पुरखे थे उन सब लोगों ने मिलके लड़ी होगी। आज उनकी लड़ाई को हम अगर इस तरीके से अगर हम उड़ाते हैं ना, तो वो शर्मसार होती होंगी उनकी आत्मा। अब बात आ जाती है मेन मुद्दे पे। बिहार का चुनाव संपन्न हो गया। जब बिहार का चुनाव हो रहा था, नालंदा भी आ रहा था, जेपी भी आ रहे थे, सब आ रहे थे। अब कोई चीज जब होती है तो चुनाव से कनेक्ट जरूर की जाती है। अब वंदे मातरम के शब्द किसने उकेरे, कौन व्यक्ति था, कहां से जुड़ा था, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेके बहुत सारी चीजें आएंगी, सारा केंद्रित जितनी डिबेटें होंगी, चर्चाएं होंगी, वो चुनाव से रिलेटेड ही होंगी। चुनाव से बार-बार इसको जोड़ा जा रहा है, थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, अनिला जी लास्ट कमेंट। देखिए, ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव की वजह से वंदे मातरम का विषय उठ रहा है। तो मैं तो कहती हूँ, बंगाल चुनाव हो या बिहार चुनाव हो या उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, वंदे मातरम का विषय अगर हमारी संसद में चर्चा का विषय बन रहा है तो मुझे तो बेहद गर्व है अपनी पार्टी पर। पहले क्यों नहीं उठाया? 5 साल पहले उठा लेते। एक बार का सवाल करेंगे हम वंदे तो मातरम। किसका योगदान, किसका बलिदान, इसे लेकर इसके इर्द गिर्द किस तरह पक्ष विपक्ष की बहस छिड़ी हुई आप देख सकते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का पैनल पर आने के लिए। वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि न सिर्फ आजादी के प्रतीक के साथ बल्कि अन्याय किया गया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करके कहा है कि बंगाल चुनाव है, इसीलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। और अखिलेश यादव ने भी दरारवादी वाला तंज कसा है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।